भारत के इतिहास के अंतर्गत शब्दावलियों से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतिहास से जुड़ी हुई जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उन सभी को जरूर देखना है। सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होती है, एक तो आईएएस एग्जाम में इस समय बड़ा फेवरेट बन चुका है आयोग का कि वो शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछते ही हैं पूछते। तो ऐसे में हम शब्दावलियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और शब्दावलियों को आधार बना करके बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके आते हैं इस श्रृंखला से कंप्लीट होंगे। पहले मैं कुछ जो अभी तक पूछी गई शब्दावलियां हैं, जैसे कि पारमिता के बारे में पूछा गया था, और इसके अलावा कुल्यवाप क्या है, द्रोणवाप क्या है, साथ में मैं कुछ और शब्दावलियां आपको बता के जाऊंगा जो उससे जुड़ी हुई होंगी, है ना। स्थाविरवादी क्या है, लोकोत्तरवादी क्या है ना, ये सारी करके बहुत सारी शब्दावलियां हैं। लिस्ट है आपकी। हुंडी क्या है, हुंडी को लेकर के भी आपसे पूछा गया है कई बार। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछता है, परिव्राजक, श्रावण, उपासक, है ना, सभी को लेकर के, और कुछ आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी भी दे करके जाऊंगा। तो शब्दावली आप सभी को मैं अभी करवाने वाला हूं। बहुत एक पूरी सीरीज रहेगी शब्दावलियों की प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई। तो आईएएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप कर पाएंगे यहाँ से पूरा ये वाले सेशंस को देखने के बाद, शब्दावली वाला जो सेगमेंट है। और साथ में जो है आप जो स्टेट पीसीएस में आपकी शब्दावली वगैरह पूछी जाएंगी उनको भी आप कर पाने में सक्षम होंगे। तो सारे लोग आज हेडिंग डाल लेंगे, सभी लोग आज हेडिंग डाल लीजिए, इतिहास में प्रचलित प्रमुख शब्दावली, ये हेडिंग डाल लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आईएएस और स्टेट पीसीएस वाले सभी छात्रों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। बढ़िया से शब्दावलियों को करिए और परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना है आप सभी को। जितना आपको कराता जाऊं, जितना आपको बताता जाऊं, आप लोग उसको बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चलिए, पहली शब्दावली जो आपकी है, आप लोग लिस्ट बनाते जाइएगा, मैं बताता जाऊंगा, मैं कीवर्ड में बताऊंगा। और प्रारंभिक परीक्षा में तो कीवर्ड ही आपको जानना चाहिए शब्दावलियों का। बहुत ऐसे ऐसी चीजें आ जाती है ना, फिर लगता है कभी सुना ही नहीं। तो पहला शब्दावली है आपकी पारमिता। पारमिता, इसको जो है हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पारमिता के नाम से भी, इसको पारमिता भी कहते हैं, कई जगह पारमिता भी मिलेगा। तो जो भी शब्द आपका मिलता है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं इसमें कीवर्ड आपको बताऊंगा। देखिए, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। ये जो शब्दावली है आपकी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। महायान शाखा से जुड़ी हुई है। महायान, बौद्ध धर्म की कई शाखाएं हैं जिनमें से एक महायान है, हीनयान भी आपका है। तो बौद्ध धर्म में जो है परिपूर्णताओं से कुछ विशेष गुणों के चरम उन्नयन की स्थिति को दिखाया गया है। 10 गुण बताए गए हैं आपके। टोटल कितने गुण बताए गए हैं? 10 गुण। और इस स्थिति को पारमिता कहा गया है, ठीक है। ये कहा गया है कि इन 10 गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर लेता है तो उसको जो है पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है। कर्म को करने के लिए उनको जो है ये गुण विकसित करना बहुत जरूरी है। और यदि कोई भी व्यक्ति इन 10 गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेगा तो उसको बिना किसी बाधा के इस जीवन में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया इससे। आयोग ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण दीजिए। ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? तो ये बोधिसत्व के मार्ग में ले जाने वाले गुण हैं। तो पारमिता क्या है? आपके गुण हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े हुए गुण हैं, जो गुण आपके ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। किसी भी उपासक को ज्ञान की प्राप्ति में सहायक गुण है ये। सहायक, बुद्ध बनने में, बोधिसत्व के मार्ग में, जो बुद्ध बनने का मार्ग है जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व, ठीक है, बनने में सहायक गुण किसी भी व्यक्ति को। तो एक तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। पारमिता का मतलब क्या है सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। इन गुणों के विकास में पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को करने की प्राप्ति, ठीक है, सारी चीजें पारमिता के अंतर्गत आती हैं। तो बहुत सिंपल सा ये 2 टर्म्स में आप इसको पारमिता को समझ सकते हैं, ठीक है।
पारमिता आपका किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध मत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगली शब्दावली है आपकी द्रोण माप या कुल्यवाप। कुल्यवाप ये भी पूछी जा चुकी है शब्दावली, और मैं संभावित शब्दावलियां भी लिखवाऊंगा आप लोगों को। कुल्यवाप या द्रोणवाप। ठीक है, आयोग देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आयोग क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना होगा ये किससे जुड़ी हुई आपकी वो ठीक है पद्धतियां हैं। तो पहली बात देखिए, ये जितने शब्द है ना कोई इनका अर्थ है, कोई ना कोई मीनिंग है। ये आपके शब्दावली जुड़ी हुई है गुप्त काल से। गुप्त काल में जो भूमाप की इकाई होती थी, भूमाप की इकाई होती थी, इकाई, उसे कुल्यवाप या द्रोणमाप कहा जाता था। ठीक है, द्रोणमाप और कुल्यवाप के तौर पे देखा जाता था। और एक शब्द और आपका आता है, एक शब्द और यूज किया जाता था, आढ़वाप। आढ़वाप, आढ़वाप, कुल्यवाप, द्रोणवाप। तो आढ़वाप जो होता था वो लगभग जो है आधा एकड़ जमीन जो होती थी उसे आढ़वाप कहते थे। 1/2 एकड़ जमीन को आढ़वाप कहा जाता था, है ना। जमीन या भूमि, भूमि की माप की इकाई थी। ठीक है, तो आढ़वाप आपका आधी जमीन हुआ करती थी। ठीक है, द्रोणवाप जो होती थी आपकी लगभग 2 एकड़ जमीन जो होती थी उसे द्रोणवाप कहते थे, 2 एकड़ जमीन को। और जो कुल्यवाप होती थी ये 16 एकड़, 12 से 16 एकड़ जमीन जो होती थी आपकी कुल्यवाप कहलाती थी। 12 से 16 एकड़ जमीन को हम कुल्यवाप कहते थे। ठीक है, तो गुप्त काल में भूमाप की इकाई के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। हाँ, आईएएस वाले बच्चों के लिए लाइव सेशन आप सभी का होता है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर 9 बजे। आप सभी लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बहुत सिंसियर हो, बहुत गंभीर बच्चे हो, आप सभी लोग आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे साथ 9 बजे आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा। और जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बट आईएएस वाले बच्चों के लेवल की बुक ये पूरी क्लास है। जो लेवल आयोग का है, जिस लेवल का आयोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस लेवल की पूरी की पूरी क्लास आप लोगों के लेकर आए हूं। तो ये तीनों शब्दावली ध्यान रखिएगा। आढ़वाप भी बता दिया। पहली बात तो ये गुप्त काल से जुड़ी हुई है, भूमाप की आपकी पद्धतियां हैं। ठीक है, तो इनको और भी शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो इनके जो मापक होते थे आपके ये थे कुल्यवाप, द्रोणवाप, आढ़वाप। भूमि माप की अन्य और भी बहुत सारी इकाइयां आपकी थीं। उन इकाइयों के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। एक तो अंगुल भी आपकी भूमि माप की इकाई है ना। आज भी अंगुल में नापते हैं ना, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 4 अंगुल, 5 अंगुल, तो अंगुल भी है आपकी। धनु, अंगुल सबसे छोटी इकाई है आपकी भूमि की माप की या कोई भी माप की सबसे छोटी इकाई। धनु, दंड ये भी आपकी भूमाप की इकाई है। नाल, पाटक, ये सारी आपकी भूमि माप की इकाइयां यदि पूछी जाती है। और एक है आपका प्रवरत वाप, ये भी है आपकी भूमि माप की इकाई। तो यदि कुछ और पूछता है तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। और एक पदावर्त भी होती है आपकी, पदावर्त। ये अन्य इकाइयां आपकी जो प्राचीन काल में भूमि माप से जुड़ी हुई इकाइयां थी आपकी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आसानी से कुल्यवाप, द्रोणवाप, आढ़वाप ये सारी की सारी आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका स्थाविरवादी। वैसे मैं सब कुछ इतिहास में, प्राचीन इतिहास में काफी कुछ बता भी चुका हूं। स्थाविरवादी, ठीक है, एक आपकी ये है स्थाविरवादी। देखिए, आप सभी को पता है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये आपका संप्रदाय है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की एक ब्रांच है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। स्थाविरवादी को ही थेरवाद भी कहते हैं, थेरवाद भी कहते हैं। स्थाविरवाद का ही एक रूप है थेरवाद। थेरवाद का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों की शिक्षाएं, श्रेष्ठ जनों की शिक्षाएं, श्रेष्ठ जनों की शिक्षाएं,
श्रेष्ठ जनों की शिक्षाएं थेरवाद से जुड़ा हुआ है। और इस संप्रदाय के लोग जो है बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। किससे मानते हैं? बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। और ये हीनयान शाखा से जुड़ा हुआ है। हीनयान जो बौद्ध धर्म की शाखा है उसी की ही एक उप ब्रांच के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान न मान करके एक महापुरुष के रूप में माना जाता है। और इसमें जो है एक और शब्द निकल के आता है, अरहत पर बल देते हैं। ये अरहत, एक शब्दावली और निकल के आती है, अरहत। अरहत भी आपका थेरवादी और स्थाविरवादी से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वयं के प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त करना। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया है। तो बुद्ध को ये महापुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। जैसे कि महायान में आप देखेंगे बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया गया, जबकि हीनयान ने बुद्ध को भगवान का दर्जा न दे करके बुद्ध को एक महापुरुष माना है। ठीक है, अरहत का मतलब यह होता है, स्थाविरवादी थेरवादी अरहत पे बल देते हैं। अरहत का मतलब होता है स्वयं के प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, स्वयं के प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। तो एक ये शब्द नया आपको मिला, अरहत शब्द, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अरहत शब्द को स्टार बना लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। सुनील कुमार जी कह रहे हैं सर कभी कभी मन में अनेक तरह के विचार आते रहते हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, होगा कि नहीं होगा। देखो इस पे मेरे बहुत सारे सेशन हैं ऑलरेडी। आपका कर्म क्या है? पढ़ना, ठीक है, मेहनत करना और आयोग के स्तर को अचीव करना। मन की मशीन तो चलती रहेगी। देखो मन का जो सॉफ्टवेयर है ना वो चलता रहता है लगातार। उसको जब सोते हो ना शाम को, जितना विचार आप ये करते हो कि आपका नहीं होगा, यदि एक दफे आप ये विचार करना चालू कर दो हो गया तो क्या होगा। आप सोचो पूरी दुनिया तो पे ही टिकी हुई है, हो गया तो क्या होगा बताओ। हो गया तो जीवन में बदलाव आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जितना नकारात्मक सोचते हो उतना सकारात्मक सोचो और उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए परिश्रम करो। ठीक है, जितना आप देखो हम एक व्यक्ति के तौर पे विचार ही हैं। हर एक व्यक्ति विचार है। आज के टाइम पे स्थूलता का कोई मतलब नहीं है। आज जितने महापुरुषों का नाम जानते हो सबके विचारों से ही प्रेरित हो आप। तो इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा मत बिखेरो, नकारात्मकता मत बिखेरो, केवल सकारात्मकता बिखेरो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मन में सकारात्मकता, सकारात्मक भाव से चीजों को देखो, फिर देखो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, जीवन में मेहनत करने से डरो मत, मेहनत करो, पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होकर ध्यान रखिएगा। एक तो ये आपका स्थाविरवादी हो गया। अब देखो एक इसी से शब्द जुड़ा हुआ है आपका लोकोत्तरवादी। लोकोत्तरवादी, स्थाविरवादी के साथ साथ लोकोत्तरवादी भी देख लीजिए। लोकोत्तरवादी भी आपका ये जो है बौद्ध धर्म की महासंघिक शाखा से जुड़ा हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी ना, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, महासंघिक और स्थाविरवादी, है ना, महासंघिक। और यही महासंघिक आगे चल के महायान शाखा में बदल गया, महायान। ठीक है, तो लोकोत्तरवादी आपका बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा टर्म्स आपका यह है, महासंघिक शाखा से आगे चल के महायान में परिवर्तित हो गया। ये बुद्ध को महापुरुष न मान करके देवता के रूप में मानते हैं और बुद्ध की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा, बुद्ध की पहली मूर्ति पूजी गई महायान शाखा के द्वारा। ठीक है, तो ये बुद्ध के अनुयायी बन गए, बुद्ध को भगवान के रूप में मानने लग गए और इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति बोधिसत्व के माध्यम से संभव है। ठीक है, बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व वे हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके महापुरुष हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर हैं। ठीक है, और लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देते हैं। तो इन्होंने क्या माना है कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए? बोधिसत्वों का सहारा चाहिए। बोधिसत्व जो बुद्ध के मार्ग में चल रहे हैं, जो बुद्ध अभी ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो गई लेकिन बुद्ध के मार्ग में है, ये गुरु के तौर पे भूमिका निभाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। स्थाविरवादी आपका हीनयान से जुड़ा हुआ है, लोकोत्तरवादी आपका महायान से, महासंघिक से जुड़ा हुआ है। गलती मत करिएगा, क्वेश्चन इससे पूछेगा और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक शब्द और आता है हुंडी।
हुंडी, ये सब जितने क्वेश्चन बताए कुछ इसमें से पूछे जा चुके हैं, कुछ मैंने अतिरिक्त बता दिए हैं। दीक्षा शर्मा जी कह रहे हैं जितना एग्जाम पास आ रहा है उतना ज्यादा विपरीत परिस्थिति आती जा रही है, परिवार से संबंधित हो गए हैं अनेक। देखो, एक तो पहली बात, दिमाग से 26 मई की डेट, जो एग्जाम की डेट आपकी रहती है ना प्रीलिम्स वाली, वो जो बैठा के आप लोग रखते हो ना, उसको हटाओ पहले। कोई भी बच्चा है, एग्जाम की डेट को हटा दो। एग्जाम तो हर दिन होता है, कौन से दिन एग्जाम नहीं है बताओ? पूरे दिन, एक दिन सुबह जब हम जगते हैं, जगने से लेके पूरे शाम तक जिंदा रहना भी तो एक एग्जाम है ना। कोई एक चीज को लेकर इतना हवा मत बना दो, जो चल रहा है चल रहा है ना। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, बुरा से बुरा सोच करके चलते हैं। बुरा से बुरा क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो कौन सी हार में, अभी भी नहीं हुआ है तो बुरा से बुरा भी समझ के चलो ना। बुरा से बुरा क्या हो जाएगा आपके साथ? तो इतना हवा मत करो, क्रिएट करो एग्जाम को, सिर्फ पढ़ाई करो। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। जो टारगेट दे रहा हूं उन टारगेट को पूरा करो, अपने टारगेट्स पूरा करो, अपने टारगेट बनाए हुए पूरे करो, और जो होगा देखा जाएगा। कोई इतना बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो, हुंडी का मतलब है एक विनिमय पत्र। ये क्या है आपका? एक विनिमय पत्र है, विनिमय पत्र। अभी भी देखते हैं ना, जीसेक वगैरह होती हैं, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह जो आपकी होती हैं, ठीक है। तो विनिमय पत्र का मतलब होता है लेन देन का, लेन देन में जिसका प्रयोग किया जा सके। जैसे पैसा एक आपका विनिमय का माध्यम है, हम एक्सचेंज करते हैं ना। पैसा आपका एक विनिमय पत्र है। जैसे मैंने आपको रुपए दिया, अब आपने उसके बदले में मुझे क्या दिया? कोई ना कोई जो सामग्री मैं आपसे लूंगा वो आप देंगे, तो विनिमय पत्र, जिससे हमारा लेन देन संभव हो सके। वैसे ही हुंडी भी आपका एक विनिमय पत्र है, जिसका प्रयोग व्यापारियों के द्वारा धन के लेन देन में किया जाता था, ठीक है। बाजार से ऋण लेने में और दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आज वर्तमान में आप देखेंगे तो आज के टाइम पे चेक आपका है। चेक क्या है आपका? एक विनिमय पत्र है। चेक आपका रहता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब विनिमय पत्र हैं आपके। तो हुंडी आपका लेन देन के लिए प्रयोग होता था, व्यापारी आपके प्रयोग करते थे, व्यापार करने के लिए, ऋण देने के लिए, हर एक चीज के लिए विनिमय पत्र का प्रयोग किया जाता था। तो यही आपकी हुंडी होती थी, यानी एक आर्थिक शब्दावली आपकी है, आर्थिक शब्दावली है, ध्यान रखना। देखो, जीवन में ना घबराना नहीं है। पिट्टू शर्मा जी कह रहे हैं सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है, कोई सोल्यूशन दीजिए। मैं क्या सोल्यूशन दूं? आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? किस टाइप का सोल्यूशन चाहते हैं आप मुझसे? यहाँ सारे आईएएस वाले ही हैं कि अदर स्टेट पीसीएस वाले बच्चे भी हैं क्लास में? एक बार बता दें कौन सी क्लास से जुड़े हुए हैं। शब्दावलियाँ देखो, मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं आपको करवाऊंगा, तो आईएएस और स्टेट पीसीएस वाले बच्चे इन शब्दावलियों को जरूर पूरा का पूरा तैयार करके रखें। एक शब्द होता है आपका परिव्राजक। परिव्राजक आज भी होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रयोग करते हैं, अपने आप को परिव्राजक शब्द यूज करते हैं। परिव्राजक मतलब जो अपने घर का त्याग कर चुके हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार विचरण कर रहे हैं, एक जगह रुकते नहीं है ये, ठीक है। भ्रमणशील जीवन, ये क्या है? भ्रमणशील जीवन वाले साधु या संत होते हैं। जिनका जीवन भ्रमणशील होता है, गतिशील होता है, ऐसे बौद्ध भिक्षु भी परिव्राजक की ही उसमें आते हैं, जिन्होंने घर का परित्याग कर दिया है और भ्रमणशील जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परिव्राजक कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक संस्कार भी होता था जिसको हम प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। परिव्राजक बनने के लिए एक संस्कार होता है, और अभी हमारे यहाँ पर भी जो 3 संस्कार है, तीसरा संस्कार आपका इसमें जुड़ता है। पहला तो वानप्रस्थ है, दूसरा गृहस्थ है, और तीसरा संस्कार जो है आपका वो, हाँ, सीसेट वाले बच्चे, सीसेट की घबराहट, भैया मैथ रीजनिंग लगाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा, देखो मैं तो टारगेट दे रहा हूं। जो आईएएस वाले हैं, स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले लगाओ, ज्यादा पुराने नहीं लगा लेना। 2018 से लेके अब तक के लगा लोगे तो पहले लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा कि आयोग किस पैटर्न पे सीसेट पूछ रहा है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं। अब आप देखो आपका बेसिक सही है कि नहीं सही है।
यदि बेसिक सही नहीं है तो फिर बेसिक पे काम करो। ठीक है, मेरा सजेशन यही है आप सभी का। टाइम कभी ज़्यादा नहीं मिलता है, जितना मिले उसका हमेशा बेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जितना समय मिला है उसका प्रयोग करो। डेली समय को जाने मत दो, इंतजार मत करो कल से करोगे, कल से करोगे, कल से करोगे। मतलब कल वाली यदि आदत आप छोड़ दो तो शायद मेरे ख्याल से आप बच जाओगे, है ना। तो वानप्रस्थ आश्रम आपका जो होता है ना, वानप्रस्थ आश्रम में भी व्यक्ति वानप्रस्थी बन जाता है। वो पूरी तरीके से घर को तो त्यागता नहीं है, लेकिन दंड ग्रहण कर लेता है और जो है भ्रमणशील जीवन होता है, समाज को लौटाने की कोशिश करता है। तो प्रवज्जा संस्कार आपका होता है, ये संस्कार परिव्राजक के लिए ही होता है। तो एक आपका भ्रमणशील जीवन होता है। ऐसे साधु संत सन्यासी भिक्षु जो कुछ भी जो एक जगह पे रह करके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं बल्कि भ्रमणशील जीवन जी रहे हैं, वो आपके परिव्राजक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक होते हैं श्रमण, एक दूसरी शब्दावली है श्रमण। श्रमण कौन है? श्रमण ये आपका जो है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति को जो है जो स्थायी सदस्यता लेते थे, पहले उनको श्रमण बनाया जाता था। और ये एक तरीके का क्या है मैं आपको बता रहा हूं, श्रमण एक तरीके की योग्यता थी। आपकी योग्यता किसके लिए योग्यता थी? जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करना चाहते हैं, बौद्ध संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। बौद्ध संघ था आपका, जो बौद्ध संघ में जुड़ना चाहते हैं, बौद्ध संघ में जुड़ने से पहले यानी उनको स्थायी सदस्यता देने से पहले, जिसको हम उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा। देखो एक शब्दावली है, इसका मतलब होता है स्थायी सदस्यता बौद्ध संघ में। बौद्ध संघ में स्थायी सदस्यता देने से पहले, ठीक है, क्या किया जाता था? उसको श्रमण का दर्जा दिया जाता था। पहले श्रमण का दर्जा दिया जाता था और फिर 10 वर्षों बाद उसकी योग्यता यदि स्वीकार हो गई तो उसको भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। यदि वो एक्सेप्ट हो गई उसकी योग्यता तो उसको फिर भिक्षु बना दिया जाता था, बौद्ध भिक्षु बना दिया जाता था। तो पहले तो श्रमण और श्रमण से भिक्षु, हाँ ये एक तरीके की योग्यता है, श्रमण आपकी योग्यता है। और एक और आपका है उपासक। उपासक, उपासक क्या है? जो संघ के बाहर लोग रहते थे। दो तरीके के लोग हैं, एक तो बौद्ध संघ में रह रहे हैं और दूसरा बौद्ध संघ के बाहर रह रहे हैं। तो जो बौद्ध संघ के बाहर रह करके गृहस्थ जीवन जीते थे वो उपासक कहलाते थे। जो गृहस्थ जीवन जीते थे, गृहस्थ जीवन, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उपासक कहलाते हैं। आज भी आप देखते हैं हम उपासना, उपासना का मतलब होता है ईश्वर के नजदीक बैठना, उपासन, नजदीक बैठना है, उसे उपासना कहते हैं। तो जो बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी होते थे, जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे, वो उपासक कहलाते थे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो परिव्राजक क्या है? भ्रमणकारी जो सन्यासी है, परित्यागी है ना। श्रमण क्या है आपका? श्रमण आप समझते हैं, श्रमण मैंने आपको बताया एक योग्यता है। उपसंपदा से पहले जो है किसी भी व्यक्ति का श्रमण बनना जरूरी था, और यदि श्रमण में वो सही पाया गया तो फिर उसको भिक्षु का दर्जा और बौद्ध संघ में उसकी जो है एंट्री हो जाती थी। ये शब्दावलियां समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए कुछ शब्द और हैं। एक है आपका मिरासीदार। मिरासीदार, तो आप कहेंगे सर ये कौन सी शब्दावली है? मिरासीदार, ये सा है आपका, ठीक है। मिरासीदार, मिरासीदार का दूसरा नाम भी है थलकारी। इसके लिए एक शब्द और है थलकारी। मिरासीदार या थलकारी, ठीक है। ये आपका जो है कौन थे? ये राज्य को भू राजस्व देते थे। भू राजस्व, ये राज्य को क्या देते थे? भू राजस्व देते थे और गांव के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। भूमि के वंशानुगत मालिक हुआ करते थे ये थलकारी या मिरासीदार। भूमि के लाइक जमींदार की तरह वंशानुगत मालिक प्राचीन काल में। तो ये टैक्स देते थे राजा को, राज्य को टैक्स देते थे, लेकिन इनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे। गांव का एक भूमि का बड़ा हिस्सा इनका खुद का होता था। तो लाइक का जमींदार, जमींदार की तरह मिरासीदार होते थे, थलकारी होते थे, जो भू राजस्व का जो है वो करते थे। एक और शब्द है जिसका नाम है औरंग। औरंग,
औरंग किससे जुड़ा हुआ है? एक शब्द है, प्राचीन सारे ऐतिहासिक शब्दावलियां हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका गोदाम के लिए शब्द प्रयोग किया था, औरंग, गोदाम। गोदाम समझते हैं, वेयर हाउस। ये एक फारसी सी शब्द है आपका, ठीक है, एक फारसी शब्द है, माफ करिएगा। औरंग एक फारसी शब्द है जो कि वेयर हाउस के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर सामान बेचने से पहले वहां पर सामान एकत्र किया जाता है। तो वेयर हाउस होते हैं, जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हैं, आजाद पब्लिकेशन से मंगवाते हैं, हमारा खुद का वेयर हाउस है, वहां सारी बुकें होती हैं और वहां से आपके घर तक बुक पहुंचती हैं। तो वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर सामान रखा होता है ना, गोडाउन्स बोलते हैं ना, गोदान बोलते हैं। तो तैयार माल की कार्यशाला बोलते हैं इसको, तैयार, जहां माल बिल्कुल तैयार स्थिति में है डिलीवरी के लिए, ठीक है, तो इसको औरंग बोलते हैं। एक शब्द और है, बेनियान। बेनियान एक टर्म्स आपका और है, बेनियान। नहीं, औरंगजेब वाला औरंग नहीं है ये, ठीक है, ये आपका है गोदाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बेनियान। बेनियान जो है ये एक तरीके का एजेंट हुआ करता था, भारतीय एजेंट थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान थे ये। क्या थे? भारतीय एजेंट। देखो यूपीएससी का लेवल तो यही है, यूपीएससी इस लेवल की शब्दावलियां खोज खोज के आपका खून पी जाएगा, ऐसी शब्दावलियां पूछेगा। तो यदि यूपीएससी दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, तो लेवल थोड़ा अप करो। स्टेट पीसीएस में थोड़ा सामान्य शब्दावलियां पूछी जाती है, लेकिन अब देखो धीरे धीरे आयोगों का स्तर सबका बढ़ रहा है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, पढ़ने के लेवल पे यहां पर लेकर आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। बेनियान आपका कौन होते थे? भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करता था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधक जो होते थे उनके व्यक्तिगत एजेंट होते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधकों के व्यक्तिगत एजेंट, जो उसके प्रबंधक थे के व्यक्तिगत, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधकों के व्यक्तिगत एजेंट होते थे, भारतीय एजेंट होते थे, जिनको हम बेनियान कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये व्यक्तिगत व्यवसायिक गतिविधियों के प्रबंधन के साथ साथ द्विभाषीय का भी काम करते थे, ये मतलब कि द्विभाषीय भी होते थे। द्विभाषीय अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट भी करते थे, एजेंट के तौर पे भी काम करते थे, ठीक है। तो व्यवसायिक गतिविधियों में प्रबंधन भी करते थे और साथ साथ यहाँ पे एक कम्युनिकेशन का भी माध्यम बने हुए थे। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मिरासीदार कौन था? भूमि के वंशानुगत मालिक होते थे, भू राजस्व देते थे ये। औरंग आपके वेयर हाउस है, और बेनियान आपका क्या है? भारतीय एजेंट होते थे अंग्रेजों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां करते थे। तो भारत में वो आके व्यापार करेंगे तो यहाँ के लोगों को तो साथ में रखेंगे ही, तो इन्हीं को ही बेनियान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेनियान कहा जाता था। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, इतने शब्द समझ में आ गए। अभी देखो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बहुत सारे शब्द करवाने वाला हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहो, मैं सारे शब्द करवाऊंगा। अभी मैंने इतने शब्द आपको करवा दिए हैं। एक तो बेनियान हो गया, औरंग हो गया, मिराशीदार हो गया, उपासक हो गया, भिक्षु हो गया, श्रमण हो गया, परिव्राजक हो गया, है ना। इसके बाद लोकोत्तरवादी हो गया, हुंडी हो गई आपकी, स्थाविरवादी। एक बार बताओ कितने हो गए टोटल? अरहत भी हो गया, अरहत मतलब स्वयं के प्रयासों से। स्थाविरवादी हो गया, अंगुल धनु, ये सब मैंने आपको लिखवाई है। कुल्यवाप, द्रोणवाप, आढ़तवाप बता दिए, और ये परमिता वगैरह भी बता दिया। कितने हो गए टोटल शब्दावलियां? एक बार टोटल काउंट करो। अभी हाँ 11 हुए ना, अब इतनी रट जाना, बाकी मैं आगे अभी बताऊंगा और कुछ संभावित बताऊंगा। अभी लगातार मैं आपकी काफी सारी शब्दावलियां करा दूंगा, ठीक है।